यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 में हम पढ़ रहे थे आज का हमारा टॉपिक जो कि था समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान। और इस टॉपिक में हमने पिछली बार जो पढ़ा था वो था BSOC 131 खंड 2 इकाई 5 हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमें पढ़ना है वो इकाई 6 पढ़ना है, समाजशास्त्र एवं राजनीतिक जीवन। फिर हम आगे के ब्लॉक्स पढ़ेंगे, इग्नू ब्लॉक्स, जो BSOC 105 खंड 1 एवं BSOC 108 खंड 1 इकाई 1। तो ये 2 चीज़ें और कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज BSOC 131 खंड 2 इकाई 6, समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान। तो आते हैं हम अपने ब्लॉक पे। ये है BSOC 131 खंड 2 इकाई 6, समाजशास्त्र इकाई 6, समाजशास्त्र का राजनीतिक विज्ञान के साथ संबंध। इसमें आज हम जो देखने वाले हैं वो है उद्देश्य, प्रस्तावना, राजनीतिक विज्ञान के साथ समाजशास्त्र का संबंध, राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति में बदलाव, समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच संबंध, समाजशास्त्र के उप विषय के रूप में राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के समाजशास्त्र के बीच का अंतर, राजनीतिक समाजशास्त्र के इस्तेमाल में की जाने वाली अवधारणाएं, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक पूंजी, सारांश, संदर्भ। उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्न बातों को समझने के लिए सक्षम हो पाएंगे: राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा और समाजशास्त्र के साथ इसके संबंध, समाजशास्त्र के विकसित होते हुए उप विषय के रूप में राजनीतिक समाजशास्त्र को समझना तथा राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में इस्तेमाल की जाने वाली अवधारणाएं। प्रस्तावना। इस इकाई में राजनीतिक विज्ञान के साथ समाजशास्त्र के संबंध की व्याख्या की गई है। समाजशास्त्र के जिसके अंतर्गत समाज और सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसमें मानव जीवन के विभिन्न राजनीतिक पहलुओं को भी रेखांकित किया जाता है। ये दोनों विषय एक दूसरे से अलग अलग रूपों में रोजमर्रा की जिंदगी में विभिन्न मुद्दों और बातों एवं नीतिगत मामलों से जुड़े हुए सवालों का उपयोगी उत्तर प्रदान करने का प्रयास करते हैं अथवा उन मुद्दों के बारे में उपयोगी उत्तर प्रदान करने का प्रयास करते हैं जिनके बारे में हम यह सोचते हैं कि वे समाज और उनके कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए शासन, नागरिक समाज, सामाजिक वर्ग एवं सामाजिक पूंजी, मतदान, व्यवहार, विभिन्न समूहों के बीच सत्ता का संबंध, सहभागिता, लोकतंत्र, स्वैच्छिक संगठन, सरकारी नीतियां और समाज पर इनका प्रभाव इत्यादि महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। वास्तविकता यह है कि बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे जो समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान दोनों की सीमाओं को पाटकर उन्हें नजदीक लाते हैं। इस परिच्छेदन के फलस्वरूप बहुत सारे उप विषय मानव जीवन के सामाजिक राजनीतिक पहलुओं को एक अंतः विषयक संरचना के रूप में अध्ययन करने के लिए उभर कर सामने आए हैं, जैसे कि राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक मानव विज्ञान एवं राजनीतिक अर्थव्यवस्था। अनिवार्य रूप से समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान दोनों ही मानव के सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं और व्यापक रूप से अपनी कॉमन रुचि साझा करते हैं। हालांकि हम इस तथ्य को भी मान सकते हैं कि दोनों विषय के दृष्टिकोण एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं तथा सामाजिक जीवन और उसकी गतिशीलता के बारे में अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। इसलिए समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच संबंधों को देखना महत्वपूर्ण है, जिससे इस बात को स्पष्ट किया जा सके कि दोनों विषय सामाजिक समस्याओं को किस प्रकार निपटाते हैं, दोनों विषयों की अभिरुचि कहाँ पर एक दूसरे से मिलती है तथा उनमें कहाँ अंतर है। राजनीतिक विज्ञान के साथ समाजशास्त्र का संबंध। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा। सामान्यतः राजनीतिक विज्ञान को राज्य सरकार और राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। राज्य सरकार और राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। सामान्यतः यहाँ सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली अवधारणाएं राजनीति, राज्य सत्ता, राजनीति समीकरण, नेतृत्व, शासन, निर्णय लेना, नीति बनाना और इसके प्रभाव। राजनीति राजनीतिक विज्ञान की मुख्य अवधारणा है।
वास्तविकता यह है कि कई बार दोनों का उपयोग करके एक दूसरे के लिए किया जाता है। सामान्यतः राजनीतिक विज्ञान एक प्रक्रिया के तौर पर परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा लोग खुद को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों को बनाते हैं, उसका संरक्षण करते हैं और उनमें शोध संशोधन करते हैं। सामान्यतः इस तरह की प्रक्रियाओं में सहयोग और संघर्ष दोनों ही सम्मिलित होते हैं। इस तरह शासन करने कला के रूप में राजनीति विभिन्न मामलों में सार्वजनिक संबंध, संघर्ष, कई प्रकार के निर्णय लेना, समझौता करने और सर्वसम्मति के मुद्दों से संबंधित है। और इस तरह राजनीति सत्ता एवं संसाधनों के वितरण से संबंधित बातों का अनिवार्य रूप से वर्णन करती है। आइए राजनीतिक नामक शब्द से जुड़े कुछ अर्थों का अवलोकन करें। सर्वप्रथम राजनीति को आमतौर पर सरकार को एक कला के रूप में माना जाता था। फिर भी यह तर्क देते हैं कि राजनीतिक विज्ञान है या नहीं। जैसा कि हमने आमतौर पर समाजशास्त्र के वैज्ञानिक स्तर पर वाद विवाद करते हैं, यदि वास्तव में विभिन्न विद्वान नोट करते हैं कि राजनीतिक शब्द पोलिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है शहर, जिसका शाब्दिक अर्थ है नगर, राज्य। प्राचीन काल में यूनान समाज को स्वतंत्र नगर राज्यों में विभाजित किया गया, जिनमें से प्रत्येक का अपना शासन था। इस संदर्भ में राजनीति या राजनीतिक विज्ञान को आमतौर पर पोलिस के मामलों में जाना जाता है, यानी राज्य और उसके मामलों से संबंधित शैक्षणिक विषय के रूप में। राजनीति विज्ञान को राजनीति या राजनीतिक विज्ञानी की इस परिभाषा को अपनाया गया है। दूसरी बात यह है कि राजनीति और इसकी प्रकृति को परिभाषित करने वाला सबसे जरूरी पहलू वह है जिसमें हम आमतौर पर सार्वजनिक संबंधों को जनता से जोड़ते हैं। वास्तव में राजनीतिक विज्ञान का दायरा और परिभाषा राजनीतिक विज्ञान की संकुचित परिभाषा से परे है, जिसे सिर्फ सरकार या राज्य के अध्ययन के रूप में माना जाता है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित शब्द निजी शब्द से चुना गया है। ये अंतर आम तौर पर मानव जीवन के दो अलग अलग विचारों पर आधारित होते हैं। वही वर्गीकरण आगे राज्य और नगरीय समाज के बीच दो वैचारिक श्रेणियों के बीच अंतर के अनुरूप हैं। उदाहरण स्वरूप राज्य के विभिन्न संस्थान जैसे कि नौकरशाही, मशीनरी, मंत्रालय, अदालत और ट्रिब्यूनल, पुलिस, सेना, सामाजिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था इत्यादि को इस अर्थ में सार्वजनिक माना जाता है कि ये बड़े पैमाने पर समाज के लिए जिम्मेदार होते हैं और वह राज्य में भी अपने संगठन, प्रबंधन और सामाजिक जीवन के सुचारू कामकाज के लिए। इसके अतिरिक्त उन्हें मुख्य रूप से करदाताओं के पैसे से सार्वजनिक खर्चों पर वित्त पोषण किया जाता है। इसके विपरीत नागरिक समाज में विभिन्न सामाजिक संस्थान शामिल हैं, जैसे कि परिवार संबंध समूह, ट्रेड यूनियन, क्लब, सामुदायिक समूह, निजी व्यवसाय आदि। वे इस अर्थ में निजी हैं कि उन्हें कई बार नागरिक समाज की बजाय अपनी खुद की जरूरतों और रुचि को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत नागरिकों द्वारा वित्त पोषित और स्थापित किया जाता है। इस तरह उनका स्वरूप निजी या व्यक्तिगत केंद्रित होता है। तीसरी बात यह है कि राजनीति को आमतौर पर समझौता करने, निर्णय लेने और सर्वसम्मति के महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने में उसके विशिष्ट स्वरूप के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। मतभिन्नता को हल करने के उद्देश्य से राजनीति आमतौर पर सामाजिक ढांचा से संबंधित होती है, जिसमें सत्ता और निरासक्ति के बजाय समझौता, सुलह और बातचीत के माध्यम से मतभेद को हल किया जाता है। मुख्य रूप से यह इस संदर्भ में है कि विभिन्न विद्वान आमतौर पर राजनीतिक और इसकी संबंधित प्रतिक्रियाओं को संभवतः कला के रूप में परिभाषित करते हैं, जो मुख्य रूप से राजनीति में संवाद, बहस और मध्यस्थता के माध्यम से संघर्षों को सुलझाने हेतु सैन्य समाधान के विपरीत वैकल्पिक साधनों के रूप में शांतिपूर्ण समाधान है। इस तरह राजनीतिक सत्ता और संसाधनों के प्रसार के रूप में परिभाषित किए जाने योग्य है, क्योंकि समाज को अपने समुदाय के जीवन को सुचारू रूप से शांतिपूर्ण चलाने की आवश्यकता होती है।
अंततः राजनीतिक जीवन आमतौर पर शक्ति और प्रभाव के प्रयोग से जुड़ी होती है। इस तरह राजनीतिक को विद्वान द्वारा सभी सामाजिक समूहों एवं संस्थानों में औपचारिक और अनौपचारिक, सार्वजनिक तथा निजी दोनों से जुड़े सभी समूहों सामूहिक सामाजिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस संदर्भ में समाज में सामाजिक संपर्क के प्रत्येक स्तर पर राजनीति होती है। क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर परिवार, सहकर्मी और संबंध समूहों, संगठनों और राज्यों में राजनीति पाई जाती है। इसका व्यापक अर्थ में राजनीति अनिवार्य रूप से ताकत से जुड़ी हुई है जो दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता है और जो कुछ भी संभव हो। राजनीति वांछित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता भी है। प्रतिस्पर्धी मांगों और सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य आमतौर पर प्रतिस्पर्धा के दावे और प्रतिदावे करते हैं। अतः राजनीति को आमतौर पर सीमित संसाधनों पर मतभेद के रूप में देखा जाता है। साथ ही शक्ति को ऐसे साधनों के रूप में देखा जा सकता है जिसके द्वारा इस प्रकार के संसाधनों हेतु संघर्ष होते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान मुख्य रूप से एक बौद्धिक विषय है जो कि राजनीति, सत्ता, शासन और राज्य की संरचना और कार्य के बारे में ज्ञान की एक संस्था है। समाजशास्त्र की तरह इसका विशिष्ट कार्य राजनीति के बारे में शिक्षार्थियों और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के स्थान पर राजनीति के बारे में जानकारी प्रदान करना है। हालांकि समय के साथ साथ राजनीति विज्ञान के स्वरूप और दायरे में बदलाव आया है, जिसका मुख्य कारण अन्य विषयों की अवधारणाओं, शर्तों और विधियों को अपनाना है, और वह भी समाजशास्त्र से बहुत कुछ ग्रहण करने के कारण तथा इस तरह यह अंतः विषय दृष्टिकोण के साथ एक बौद्धिक विषय बन गया है। समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के अंतर संबंधों की जांच करने से पूर्व इस तरह के बदलाव को समझना और इसकी प्रशंसा करना महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विज्ञान के केंद्र बिंदु में बदलाव। राजनीतिक विज्ञान के स्वरूप में एक शैक्षणिक विषय के रूप में समय के साथ कई परिवर्तन एवं बदलाव आए हैं। इसलिए अतीत में राजनीति से राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव शासन करने के लिए सरकार एवं सामाजिक निर्धारकों के राजनीतिकरण से हुए हैं। राजनीतिक विज्ञान में यह बदलाव समाज के अलग थलग पड़ने से नहीं हुआ। समसामयिक, भूमंडलीकृत और अंतर संबंधी संसार में बदलाव अनिवार्य रूप से बदलते दायरे और विषय की प्रकृति में प्रतिबिंबित होते हैं। राजनीतिक विज्ञान ने अपना ध्यान न सिर्फ केंद्रित किया है अपितु अभिविन्यास और दृष्टिकोण में विशिष्ट सामाजिक विज्ञान बौद्धिक विषय से अधिक होने की दिशा में इनसे अपनी अवधारणाओं और दृष्टिकोणों में संशोधन किया है। अद्यपि इसकी ऐतिहासिक जड़ें गहरी हो सकती हैं। शीत युद्ध की अवधि राजनीतिक वैज्ञानिकों को लेकर लोकतांत्रिक, पूंजीवाद और सत्तावादी समाजवाद, राष्ट्रीय सदस्यता, वर्ग स्थिति और आधिपत्य पर केंद्रित राजनीतिक पहचान जैसे मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। इसके बाद विश्व भर में राजनीतिक विज्ञान विभाग में शिक्षण और अनुसंधान के मुद्दों के रूप में विकसित किया गया। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वास्तव में शीत युद्ध के वर्षों में राजनीतिक दुनिया को देखने के दृष्टिकोण में तेजी से बदलाव आया। वास्तव में राजनीति विज्ञान में बड़े बदलाव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आचरणवाद के आगमन के साथ हुए। तब से राजनीतिक विज्ञान ने राजनीतिक प्रक्रिया और व्यवहार का अध्ययन शुरू किया। स्मिथ 2004 राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य अधिकांश राजनीति व्यवस्था में राजनीतिक नेतृत्व, निर्णय लेने की और व्यक्तियों के व्यवहार पद्धति और समूह की प्रकृति का परीक्षण करके राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण करना बन गया। इसके अतिरिक्त 1990 के दशक से द्वितीय विश्व युद्ध तक का समय पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों का प्रभुत्व के लुप्त होने का था तथा अफ्रीका और एशिया जैसे महाद्वीपों में नए देशों के उदय का था। साम्राज्य का यह ध्वंस अंततः सोवियत संघ और उस समय के अन्य कई कम्युनिस्ट ताकतों के पैटर्न से मेल खाता है।
इसके उपरांत शीत युद्ध की अवधि में पुराने यूरोपीय बाजार, उत्तरी अमेरिका से मुक्त व्यापार समझौते, विश्व व्यापार संगठन और यूरोपीय संघ, गैर निरपेक्ष आंदोलन, अफ्रीकी संघ जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक निकायों के विकास जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों का प्रसार हुआ। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों, एशियान देशों का संघ जैसे कि पर्यावरण, श्रम और मानवाधिकार समूह जैसे आंदोलनों संगठनों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय निगमों के विकास भी हो सकते हैं। राजनीतिक समुदाय, राजनीतिक पहचान और इस तरह के अधिकार पहचान, धर्म और राजनीति विकास के रूप में विभिन्न समाज विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दों पर महत्वपूर्ण चिंताओं में से वाद विवाद नए रूप में उत्पन्न हुए। इसके अलावा 1990 के दशक के बाद में हम पहचान की राजनीति या पहचान की राजनीति के विकास में गति को महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नक्सलीय और जातीय मुद्दों, लैंगिक न्याय, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, अप्रवासी राजनीतिक परिस्थितिकी और विकास, स्वदेशी लोगों की राजनीति, राजनीतिक और लेस्बियन, समलैंगिक मुद्दों, उभयलिंगी, विपरीत लिंगी, LGBT एक प्रमुख प्रवचन के रूप में वैश्वीकरण के साथ चारों ओर राजनीति, महानगरीय नागरिकता, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन हुए जो राजनीतिक विज्ञान विषय से पहले अनुपस्थित थे। वे सब जबरदस्ती उभर कर सामने आए। स्मिथ 2004। परिणाम स्वरूप इस विषय के कार्यक्षेत्र और प्रकृति में इस समावधि में विस्तार किया गया, अपितु इससे अंतः विषय मुद्दों, वाद विवाद को अधिक शामिल करके एक नया और आधुनिक रूप में एक पारंपरिक आधार से बदला गया है। और इस प्रकार इस विषय ने अपनी वैचारिक श्रेणियों को परिष्कृत किया है। इस संदर्भ में जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि राजनीतिक विज्ञान ने मोड़ ले लिया और इस तरह से नृजातीयता, पहचान, धर्म आदि के रूप में समाज विज्ञान की दृष्टि से और अधिक प्रासंगिक मुद्दों को शामिल किया गया। वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, पहचान की राजनीति और न्यू मीडिया के मुद्दों और विकास से संबंधित कई अन्य सामाजिक मुद्दों पर बहस ने राजनीति विज्ञान को अधिक परिपक्व बना दिया है और वे सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में संशोधित किए हैं और उसे सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में संशोधित किए हैं। राजनीतिक विज्ञान के साथ समाजशास्त्र का संबंध। समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान बारीकी से कई मामलों में एक दूसरे से संबंधित है। यह कहा जाता है कि समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के विषय को सत्ता, अधिकार, संरचनाओं, प्रशासन और शासन के अपने विश्लेषण में बारीकी से बुने हैं। लिपसेट 1964। समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच कई समानताएं हैं और सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान अपनी बुनियादी सिद्धांतों और तरीकों के लिए समाजशास्त्र पर अधिक निर्भर है। उदाहरण के लिए 20वीं शताब्दी के मध्य में मिशिगन सामाजिक मनोवैज्ञानिक और हार्वर्ड में पार्सियन ने क्रमशः राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक विकास में राजनीतिक विज्ञान मुद्दों को नया स्वरूप प्रदान किया। दूसरी बात यह है कि दोनों केंद्रित विशिष्टताओं को अर्थशास्त्र, इतिहास, मानव विज्ञान और मनोविज्ञान जैसे समान तृतीय पक्ष वाले विषयों से ग्रहण किया गया। तीसरी बात यह है कि मार्क्स, वेबर, ग्राम्स्की, परेतो, पार्सन्स और मोस्का इत्यादि जैसे अनेक विद्वान ने सामान्य रूप से दोनों विषयों के विकास और उन्नयन में योगदान दिया है। इसी प्रकार हारोल्ड लेसवेल के ग्रंथ पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट एंड व्हेन एंड हाउ 1936 एक महत्वपूर्ण कार्य था जिसमें समाजशास्त्री और राजनीतिक विज्ञान दोनों ही प्रेरित होते हैं और एक अंतर विषय संरचना लिपसेट 1964 में कार्य करने का नेतृत्व करते हैं। इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि समसामयिक विश्व में बदलती सामाजिक जरूरतों और आकांक्षाओं को, सामाजिक समस्याओं को समझने और आधुनिक समाज की समस्याओं के उत्तर खोजने हेतु अंतःविषय दृष्टिकोण की जरूरत है। समाजशास्त्र को अक्सर समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह भी नोट कर सकते हैं कि समाज के कुछ
समाज कुछ भी नहीं है, बल्कि विभिन्न समूहों, संस्थानों, समुदायों और संघों, लोगों और उनकी रोजमर्रा की जीवनी की गतिविधियों का एक जटिल नेटवर्क है। राजनीतिक विज्ञान शक्ति और गति राजनीति और शक्ति गति की मानव जीवन की इन सभी अवधारणाओं के अभिन्न अंग है। राजनीतिक विज्ञान और शक्ति गति की मानव जीवन की इन सभी अवधारणाओं के अभिन्न अंग है। विशेष रूप से राजनीति या राजनीतिक रूप हमेशा किसी भी मानव समाज के आवश्यक घटक रहे हैं। आधुनिक समाज में किसी भी समाज की राजनीति, राजनीतिक संस्थाओं या राजनीतिक जीवन के किसी भी रूप के बिना कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य और शासन अपने कार्य, विकास और सामाजिक जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं जैसे कानून व्यवस्था, सुरक्षा और विकास दोनों के संदर्भ में किसी भी समाज के लिए बुनियादी हैं। दोनों के संदर्भ में किसी भी समाज के लिए बुनियादी हैं। सामाजिक विज्ञान भी सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सामाजिक दुनिया की स्थिति पर अनिवार्य रूप से प्रतिबिंबित करता है और मानव समाज की स्थिति पर तेजी से वैश्विक रूप से जुड़े दुनिया में सामाजिक रिश्तों का नेटवर्क, राजनीतिक परंपराओं, जाति और राजनीतिक जातीयता, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बढ़ती विविधता, आर्थिक स्थिति और भाषाई संबद्धता। समाजशास्त्र उनके सामाजिक निहितार्थों पर विशेष ध्यान देने के साथ राजनीतिक व्यवहार के विभिन्न पहलुओं की जांच करता है। यह वास्तव में समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच गहरे संबंध को इंगित करता है। हालांकि दोनों विधाएं उनके दृष्टिकोण में भिन्न हैं। राजनीतिक वैज्ञानिक सरकारों और उनके नेताओं के उदय, पतन और परिवर्तनों की जांच करते हैं, जबकि समाजशास्त्री सरकारों को, सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक व्यवहार को सामाजिक गतिशीलता और नेतृत्व के रूप में देखते हैं, क्योंकि सामाजिक घटनाएं सामाजिक विकास के लिए विविध निहितार्थ हैं। समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान दोनों ही कई बिंदुओं पर चलते हैं और सामाजिक यथार्थ का व्यापक विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार दोनों के बीच समानता विद्वानों द्वारा अच्छी तरह से सराहना की जाती है। हालांकि दोनों ही विषय में बहुत अंतर है, जिसका गंभीर रूप से आकलन करने की भी आवश्यकता है। समाजशास्त्री सबसे महत्वपूर्ण रूप से बातचीत प्रणाली की बात करते हैं और यह समूहों, संस्थानों या संगठनों के भीतर हो, जबकि राजनीतिक विज्ञान ऐसे समूहों या संगठनों के भीतर नियंत्रण तंत्र के बारे में बात करता है। इसलिए समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ या दृष्टिकोण का ढांचा अलग अलग है। पूर्व मुख्य रूप से अंतःक्रियात्मक विचारों के बारे में चिंतित है, जबकि बाद में शक्ति संरचना, आदेश और नियंत्रण तंत्र पर केंद्रित है। विद्वानों का तर्क था कि जब बातचीत प्रणाली के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को राजनीतिक घटकों के विश्लेषण के लिए लागू किया जाता है तो यह राजनीतिक समाजशास्त्र बन जाता है। जैन और दोषी 1974 के अनुसार जब राजनीतिक विज्ञान की शब्दावली को समाजशास्त्रीय विश्लेषण की शब्दावली में अनुवादित किया जाता है तो हम इसे राजनीतिक समाजशास्त्र कहते हैं और यह इस अर्थ में है कि हम कह सकते हैं कि आमंडल कोलमैन के द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एरियाज 1960 और रजनी कोठारी के पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 पहले के राजनीतिक समाजशास्त्र के बढ़ते उदाहरण हैं। इसी के परिणाम स्वरूप राजनीति समाजशास्त्र, जो मूल रूप से समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच के अंतर का एक परिणाम है, समाजशास्त्र की अपेक्षाकृत एक नई शाखा है जो समाज के विभिन्न राजनीतिक अंतर्ज्ञान, संघों, संगठनों, सामूहिक रुचि समूहों और शक्ति की गतिशीलता का अध्ययन करती है। राजनीतिक समाजशास्त्र, जिसे हम इस इकाई के बाद खंड में विस्तृत करेंगे, अध्ययन के अपने क्षेत्रों के उस रूप में रुचि समूहों, राजनीतिक दलों, प्रशासनिक और नौकरशाही व्यवहार, सामाजिक विधानों, राज्य नीतियों, सुधारों और राजनीतिक विचारधाराओं का भी अध्ययन करते हैं। बोध प्रश्न: पिछले कुछ दशकों में राजनीतिक विज्ञान में बदलाव की चर्चा करें। समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच संबंधों पर चर्चा करें। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान दोनों द्वारा सम्मिलित किया जाता है? धर्म, जातीयता, भाषा के भाषा, उपरोक्त सभी। समाजशास्त्र के उपक्षेत्र के रूप में राजनीतिक समाजशास्त्र। राजनीतिक समाजशास्त्र अक्सर समाजशास्त्र के विषय के भीतर एक नए, बढ़ते और बोझिल उपक्षेत्र के रूप में देखता है। राजनीतिक समाजशास्त्र अक्सर समाजशास्त्र के विषय के भीतर बढ़ते एक नए, बढ़ते और बोझिल उपक्षेत्र के रूप में देखता है।
इसे समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच एक संपर्क सेतु माना जाता है। समाजशास्त्री दोनों के बीच दो तरह के रिश्ते देखते हैं। राठौर 1986। दोनों में एक लेने देने का रिश्ता है। दोनों में एक लेने देने का रिश्ता है। विभिन्न दूसरे विद्वान राजनीतिक समाजशास्त्र को समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच एक विवाह के रूप में देखते हैं, जो अध्ययन करता है और गंभीर रूप से महत्वपूर्ण और नए क्षेत्रों का उल्लेख करता है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, और जो समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान दोनों को छूता है, लेकिन दोनों में से एक द्वारा पर्याप्त रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के समाजशास्त्रीय उपकरणों के आवेदन ने हमारे जीवन व्यवहार की समझ को जोड़ा है। शर्मा 1978। दोनों विधाओं के इस क्रॉस बाउंडरिंग ने केवल राजनीतिक समाजशास्त्र को महत्वपूर्ण उपक्षेत्र के रूप में विकसित किया है ने न केवल राजनीतिक समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र के रूप में विकसित किया है, बल्कि दोनों विषयों ने खुद को परिष्कृत किया है, अवधारणाओं के भंडार में जोड़ा है और सामाजिक विषयों को समझने और विश्लेषण करने के लिए अपने विषयों और मुद्दों और अनुप्रयोगों को चौड़ा किया है। मानव समाज के इस क्षेत्र प्रदेश सीमा में अनुसंधान के क्षेत्रों में सामाजिक एजेंसियों के एजेंट के रूप में सार्वजनिक एजेंसियों, समूहों और परिवारों के कामकाज का विश्लेषण शामिल है। कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे मतदान व्यवहार, राजनीतिक परिस्थितिकी और राजनीतिक समुदाय राजनीतिक कामकाज के विषयों पर प्रतिबिंबित करते हैं। यह वास्तव में राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से राजनीतिक सदस्यता, निष्ठा और वैचारिक प्रतियोगिता समूहों और पहचान के मूल्य उन्मुखीकरण की अवधारणा बनती है और बदल जाती है और एक बौद्धिक विषय के रूप में राजनीतिक समाजशास्त्र की बढ़ती परिपक्वता में जोड़ा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और यूरोपीय अध्ययनों पर एंथोनी गिंदेश के सामाजिक सिद्धांत, जीवन के क्षेत्रों में वेबर का विश्लेषण, जीवन के क्षेत्रों में वेबर का विश्लेषण और राजनीति के बोर्दिएव का विश्लेषण जैसे सामाजिक गतिविधियां जैसे शिक्षा और अर्थशास्त्र आदि के किसी भी अन्य क्षेत्रों में कुछ उदाहरण हैं जो प्रक्षेपवक्र का संकेत हैं, जैसे विषय की वृद्धि। राजनीतिक समाजशास्त्र में उप क्षेत्र के रूप में व्यवहारवाद की कमी को दूर करने के प्रयास के रूप में विकसित होता है, जो मानव व्यवहार के मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण पर अत्यधिक महत्व को सही करके 1960 के दशक में राजनीतिक विज्ञान में उभरता है। राजनीतिक समाजशास्त्र अनिवार्य रूप से सामाजिक निर्धारकों, सामाजिक संदर्भों और राजनीतिक और समाज के बीच एक जैविक संबंध को, राजनीति और इसके प्रतिक्रियाओं के सामाजिक पहलुओं को अनपैक करने के लिए देखता है। यह वास्तव में इस अर्थ में है कि राजनीति के समाज और सामाजिक अंगों की संरचनाएं राजनीतिक समाजशास्त्र के विषय में विश्लेषण की प्राथमिक इकाई बन गई हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक के समाजशास्त्र के बीच अंतर। राजनीतिक समाजशास्त्र की तरह राजनीति का समाजशास्त्र का एक उपक्षेत्र है। राजनीति का समाजशास्त्र राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थागत तंत्र के समाजशास्त्रीय मूल्यांकन पर भी प्रकाश डालता है। इसके विपरीत राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक निर्णयों को समझने के लिए राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं को समझाने और समझने पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसा कि पहले भी चर्चा की जा चुकी है, राजनीतिक समाजशास्त्र वास्तव में राजनीति और समाज के बीच, सामाजिक संरचना और राजनीतिक संरचना के बीच तथा राजनीतिक व्यवहार और सामाजिक व्यवहार के बीच संबंधों को भी रेखांकित करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र यह समझाते हुए कि लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं, अनिवार्य रूप से एक घटना के सामाजिक कारणों और प्रासंगिक पहलुओं के साथ काम करता है। राजनीति के समाजशास्त्र के विपरीत राजनीतिक समाजशास्त्र एक क्रॉस डिसिप्लिनरी महत्वपूर्ण खोज है, जिसने विचाराधीन किसी भी मुद्दे को एक प्रासंगिक उपचार दिया है। इसके अलावा यदि हम पार्टी प्रणाली का एक उदाहरण लेते हैं तो राजनीतिक समाजशास्त्र न केवल एक राजनीतिक पार्टी के कार्यों की जांच करता है, बल्कि विचार के तहत महत्वपूर्ण मुद्दों को अनपैक कर इसके सामाजिक अनुकूलन स्थान को भी रेखांकित करता है। इसके अलावा
इसके अलावा यदि हम पार्टी प्रणाली का एक उदाहरण लेते हैं तो राजनीतिक समाजशास्त्र न केवल एक राजनीतिक पार्टी के कार्यों की जांच करता है बल्कि विचार के तहत महत्वपूर्ण मुद्दों को अनपैक इसके सामाजिक अनुकूलन स्थान को भी रेखांकित करता है। इसी तरह राजनीति का समाजशास्त्र भारतीय राजनीति को जाति से ग्रस्त समाज के संदर्भ में देखता है, जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र इस बात पर गौर करता है कि राजनीति ने भारतीय जाति व्यवस्था को किस तरह प्रभावित किया है। इसने देश में जाति या जाति व्यवस्था के राजनीतिकरण को प्रोत्साहित किया है। संक्षेप में राजनीति का समाजशास्त्र मुद्दों का सतही उपचार प्रदान करता है, जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र एक परिधिगत विश्लेषण है जो अनिवार्य रूप से सामाजिक संदर्भ में इस मुद्दों की परीक्षा को अंतर्निहित करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र में प्रयुक्त अवधारणाएं। राजनीतिक संस्कृति यह राजनीतिक समाजशास्त्र में सबसे अधिक उपयोग और अक्सर उल्लेखित अवधारणाओं में से एक है। यह कहा जाता है कि शब्दों की उत्पत्ति और विकास 1950 के दशक तक जाती हैं। जब शब्द लोकप्रिय रूप से उपयोग किए जाते थे तब सामाजिक मुद्दों और प्रक्रियाओं को परिभाषित करने के लिए विषयात्मक वैचारिक उपकरण का हिस्सा बन जाते थे। विशेष रूप से प्रत्येक राष्ट्र के कुछ राजनीतिक मानदंड, मूल्य और विश्वास होते हैं जो निर्देशित करते हैं कि लोग किस प्रकार सोचते हैं और उन्हें राजनीति के बारे में किस प्रकार कार्य करना चाहिए। राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर शब्द का इस्तेमाल जोहान ग्रॉटफ्रीड हेडर, एलेक्सस डी टॉकविल और मोंटेस्क्यू के अग्रणी कार्यों से शुरू होता है। हाल में और आधुनिक शब्दों का उपयोग एलमंड के सेमिनल लेख के साथ राजनीतिक विज्ञान में शुरू होता है, जिसका शीर्षक था तुलनात्मक राजनीतिक प्रणाली, जो 1956 में प्रकाशित हुई। एलमंड के शब्दों में राजनीतिक संस्कृति किसी भी राजनीतिक कार्रवाई के लिए अभिविन्यास की प्रणाली को संदर्भित करती है। फॉर्मिशंस 2001 पेज 6। ये सभी एक विशेष राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग राजनीतिक संस्कृति भी होती है। परिभाषा के संदर्भ में राजनीतिक संस्कृति मानदंडों, विश्वास प्रणालियों और मूल्यों के एक समूह को संदर्भित करती है जो अनिवार्य रूप से राजनीतिक प्रणाली के प्रति उन्मुख हैं। ऐसे सांस्कृतिक तत्व समाज द्वारा साझा किए जाते हैं और संबंधित समाज या राष्ट्र के संबंधित राजनीतिक व्यवस्था के लिए अपेक्षाकृत विशिष्ट होते हैं। राजनीतिक संस्कृति को एक विशेष राजनीतिक मनोविज्ञान, विश्वास, अनुभूति, राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक संस्थाओं एक निश्चित शासन प्रणाली के लिए यह प्राथमिकता के एक व्यक्तिपरक अभिविन्यास के रूप में भी परिभाषित किया गया है। इस अर्थ में राजनीतिक संस्कृति यह सोचने का एक विशिष्ट और प्रतिरूपक तरीका है कि लोगों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन को कैसे संचालित किया जाना चाहिए। यहाँ यह एक इस बात पर भी निर्भर करता है कि समाज कैसा है, अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, और इससे भी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्कृति यह है कि लोग कैसे सोचते हैं, उनकी क्या मान्यताएं और मूल्य हैं जो राजनीतिक परंपराओं को निर्धारित करते हैं और उनके राजनीतिक लक्ष्यों को निर्देशित करते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र भारत की राजनीतिक संस्कृति के तत्व हैं। धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र भारत की राजनीतिक संस्कृति के तत्व हैं। यहाँ हमें विचारधारा और संस्कृति के बीच अंतर करना चाहिए। यहाँ संस्कृति सरकार के बारे में आम धारणाओं, मूल्यों और परंपराओं को संदर्भित करती है, जबकि विचारधारा विचारों या नीतियों का एक समूह है जिसे सरकार को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। उदारवाद, नव उदारवाद, पूंजीवाद या साम्यवाद विचारधाराओं के समूह हैं जो कुछ राज्यों को वांछनीय रूप में देखते हैं और तदनुसार अपनी राजनीतिक व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं। उदाहरण के लिए आज़ादी के बाद भारत ने लोकतंत्र को अपनी वांछित प्रणाली के रूप में राज्य व्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अपनाया और देश में धीरे धीरे इसे राजनीतिक संस्कृति के रूप में अपनाया गया। हालांकि 1990 के दशक के बाद था कि राज्य की विचारधारा के रूप में नव उदारवाद भारत में पहले की राजनीति अभिविन्यासों पर तरजीह व वरीयता लेता है। इस अर्थ में राजनीतिक संस्कृति गतिशील है क्योंकि यह राज्य की समय और सुविधा और उसके नीतिगत उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती है।
राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण शब्द का इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक समाजशास्त्र में किया जाता है है सामाजिक रूप से समाजीकरण एक आजीवन सीखने की प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण शब्द राजनीतिक भूमिका या व्यवहार के सीखने से संबंधित है। लोगों को शिक्षित किया जाता है और इस प्रकार बड़ी राजनीतिक संस्कृति का अक्षम हिस्सा लोगों को शिक्षित किया जाता है और इस प्रकार बड़ी राजनीतिक संस्कृति का अक्षम हिस्सा बनाया जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहती है। राजनीतिक समाजीकरण इस प्रकार मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है कि कैसे लोग अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को बनाते हैं, अपनी राजनीतिक भूमिका सीखते हैं और इस प्रकार अपनी राजनीतिक संस्कृति बनाते हैं। सरल शब्दों में राजनीतिक समाजीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके तहत लोग या समूह कुछ अपेक्षित राजनीतिक भूमिका को पूरा करने के लिए राजनीतिक व्यवहार सीखते हैं। अधिकांश बच्चे अपने राजनीतिक मूल्यों और परंपराओं को कम उम्र में ही सीख लेते हैं। हालांकि समय समय पर दृष्टिकोण और मानदंड विकसित होते रहते हैं और बदलते रहते हैं, क्योंकि लोग भिन्न एजेंसियों के माध्यम से व्यापक समाज के संपर्क में आते हैं और सामाजिक एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए परिवार, पड़ोस, स्कूल और सहकर्मी समूह बच्चों को कम उम्र के नज़रिए से प्रभावित करते हैं और कम उम्र में अपने विचारों को आकार देते हैं, जबकि बड़े पैमाने पर मीडिया, राजनीतिक दल, राज्य, नागरिक रुचि समूह जैसी एजेंसियों बाद के युग में लोगों के रवैये को आकार देती हैं। ऐसी एजेंसी लोगों के रवैयों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए समकालीन वैश्वीकृत और अंतर संबंधित विश्व मास मीडिया में लोगों की सोच और विचारों को आकार देने के लिए काफ़ी प्रभाव है। सूचना प्रौद्योगिकी संचालित मीडिया को एक अत्यधिक सशक्त इकाई माना जाता है, जो बहुत कम समय में बहुत सी जानकारी फैलाता है और साझा करता है और लोगों की राय और राजनीतिक दृष्टिकोण को बहुत प्रभावित करता है। राजनीतिक समाजीकरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष और एकीकरण या विभाजनकारी हो सकता है। उदाहरण के लिए समाजीकरण व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से ऊपर बताए गए किसी एजेंट या एजेंसी के माध्यम से हो सकता है। इस तरह समाजीकरण कुछ समूहों के खिलाफ एकीकरण या दूसरों की भावना पैदा करता है। इस प्रकार यह विभाजनकारी भी हो सकता है। समाजीकरण की प्रक्रिया वैचारिक रूप से निर्देशित हो भी सकते हैं और नहीं भी। उदाहरण के लिए कुछ राजनीतिक दल अपने कैडरों को प्रशिक्षित करते हैं या आबादी को अपने एजेंटों की तर्ज पर लक्षित करते हैं, जबकि नागरिक मानवाधिकार समूह किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा या पार्टी की राजनीति के साथ नहीं, बस लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का प्रयास करते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक भूमिका को आकार देने में मदद करता है। राजनीतिक दल, हित समूह और ऐसे अन्य संगठन अपने कैडर या सदस्यों को अपने एजेंडा की लाइन पर प्रशिक्षित करते हैं। एक अवधारणा के रूप में राजनीतिक भूमिका राजनीतिक व्यवहार से संबंधित है। सामाजिक रूप से बोलना एक भूमिका एक सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार है। सामाजिक रूप से बोलना एक सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार है। राजनीतिक भूमिका शब्द एक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जब किसी व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र के भीतर प्रदर्शन करने के लिए स्थिति और जिम्मेदारी के सेट के साथ जोड़ा जाता है। तब समाज को यह उम्मीद है कि सदस्य किसी भी दिए गए राजनीतिक व्यवस्था के भीतर ही प्रदर्शन करेंगे। दी गई भूमिका का यह प्रदर्शन राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रियाओं के साथ साथ चलता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति गुजरता है। यह आगे राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करता है। राजनीतिक पूंजी संसाधन का प्रकार है जो एजेंटों को राजनीति के क्षेत्र में दूसरों के निर्णय और कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए संदिग्ध करता है, संघर्ष और अभ्यास करता है। कॉपी 2003। राजनीतिक पूंजी वास्तव में राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रतीकात्मक पूंजी है। सामान्य प्रतिमान में राजनीतिक पूंजी एक प्रकार की सद्भावना, विश्वास और प्रतिष्ठा है जो व्यक्ति या राजनेता जनता के साथ राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कमाते हैं। इस तरह की सद्भावना और राजनेता या व्यक्ति जिस पर विश्वास करते हैं वह वास्तव में सार्वजनिक पक्ष हासिल करने के लिए उनके साथ संपत्ति है।
राजनीतिक पूंजी को समझने और उसके आकलन के करने के लिए किसी भी इकाई जैसे कि राजनीतिक दल, एक क्षेत्रीय राजनीतिक गठन जैसे एक रुचि समूह, एक जाति संघ, राष्ट्र संघ के एक राज्य के एक संघ का विश्लेषण किया जा सकता है, ताकि सामाजिक संबंध में निहित सत्ता की गतिशीलता, प्रभुत्व, आधिपत्य और नियंत्रण तंत्र को समझा जा सके। अमीर राजनीतिक पूंजी वाले लोग अक्सर अत्यधिक शक्तिशाली प्रभुत्व को नियंत्रित कर सकते हैं। वे अधिक समय तक उसी पर पकड़ बना सकते हैं। विशेष रूप से राजनीतिक पूंजी चुनाव जीतने के दौरान उत्पाद और प्रक्रिया दोनों रूप से कार्य कर सकती है। एक निर्वाचित कार्यालय को बनाए रखने और लोगों को प्रभावित कर सकती है या जुटा सकती है। बोध प्रश्न। सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान के एक चौराहे के रूप में राजनीतिक समाजशास्त्र के उद्भव की चर्चा करें। राजनीतिक समाजीकरण क्या है? राजनीतिक समाजीकरण की एजेंसियां क्या हैं? मास मीडिया, राजनीतिक दल, रुचि समूह, उपरोक्त सभी। मास मीडिया एंड राजनीतिक दल। सारांश। इस इकाई में हमने राजनीतिक विज्ञान के अर्थ और समाजशास्त्र के साथ इससे संबंध के बारे में बताया। हमने वर्णन किया कि कैसे दोनों विषयों को आपस में जोड़ा गया है और कैसे दोनों विषयों ने समय की अवधि में अपनी शर्तों और अवधारणाओं को उधार परिष्कृत और समृद्ध किया है। हम समझ गए हैं कि समाज और उसके मुद्दों को समझने के लिए समाजशास्त्र किस तरह अंतः विषय ढांचे को विकसित करता है और राजनीति विज्ञान के साथ मिलता है। जैसा कि हमने राजनीतिक समाजशास्त्र नामक उपक्षेत्र पर भी चर्चा की है, जो मुख्य रूप से चौराहे की एक शाखा है और समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच वैचारिक आदान प्रदान है। पहचान, सांप्रदायिकता, नागरिक समाज, मतदान व्यवहार आदि जैसे मुद्दे कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं हैं जो राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों के करीब हैं। ये मुद्दे राजनीतिक समाजशास्त्र में शामिल है। समाज के उप क्षेत्र के रूप में समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच मौजूद चौराहे पर प्रतिबिंबित करते हैं। और ये इकाई यहाँ पे समाप्त होती है। अब हम आगे दूसरी इकाई पे बढ़ें।